फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मोटिवेशन की वीडियोस के बारे में, जो कि आधी रह गई थी, तो मैं उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैकलेलन थ्री नीड्स थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमारी आती है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो कि डॉगलस मैकग्रेगर ने दी है, जिसके अंदर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है नेट कॉमर्स में। देखो क्या बोलता है, थ्योरी एक्स किस बारे में बात करती है। ये बोलती है दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो काम करना पसंद करते हैं, एक वो जो काम करना पसंद नहीं करते। जो काम करना पसंद नहीं करते उन्हें हम एक्स कैटेगरी में रखते हैं। द अजम्पशन दैट एम्प्लॉयज़ डिसलाइक वर्क आर लेजी, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मस्ट बी कोर्स टू परफॉर्म। तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करें, अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं। लेकिन थ्योरी वाई के लोग कैसे होते हैं, थ्योरी वाई ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करती है कि जिसके अंदर हम ऐसे एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं जिन्हें काम करना पसंद है, जो क्रिएटिव होते हैं, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुद की डायरेक्शन खुद ढूंढना, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। तो इस बारे में बात करती है। तो हमें ये याद रखना है, थ्योरी एक्स, एक्स मतलब रॉन्ग बंदे, रॉन्ग मतलब जो सही से काम नहीं करते, और वाई मतलब येस, येस मतलब जो अच्छे बंदे हैं, जो सही से अपने आप से काम करना पसंद करते हैं। ये थ्योरी किसने दी, ये दी थी डॉगलस मैकग्रेगर ने। नेक्स्ट है हमारी एल्डेफर की नीड थ्योरी। देखो हमने पहले पढ़ी थी मार्स्लो की थ्योरी ना, जिसके अंदर हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी। लेकिन जब हम एल्डेफर क्लेटन की नीड ये ERG थ्योरी पढ़ते हैं, नीड्स थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, जो हमारी मास्लो के अंदर 5 पॉइंट्स हैं, उसको एल्डेफर क्लेटन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि जब हम फर्स्ट वाले 2 पार्ट्स लेते हैं तो वो एग्जिस्टेंस के लिए, किसी भी पर्सन की एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बिलोंगिंगनेस का जो पार्ट है वो रिलेटेडनेस शो करता है, और ये अपनी खुद की ग्रोथ के लिए जो हम लोग मतलब जो ग्रोथ शो करते हैं, ये जो दोनों पार्ट है किसकी, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में। मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बजाय उसने 3 इसको कैटेगरीज दे दी। एक को दे दिया एग्जिस्टेंस, एक को दे दिया रिलेटेडनेस, और तीसरे को दे दिया ग्रोथ। मतलब ERG थ्योरी किसने दी, एल्डेफर क्लेटन ने दी है। और इसने क्या किया है, इसने मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को एल्डेफर की नीड हायरार्की थ्योरी में 5 की जगह 2 कैटेगरीज को कंबाइन करके किसमें, ERG मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मायो की मोटिवेशन थ्योरी। ये हमें ज़्यादातर बुक्स में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो 1930s के आसपास एल्टन मायो ने सजेस्ट की थी। उन्होंने क्या बोला था कि मतलब जो मोटिवेशन है ना, वो मोटिवेशन से कोई भी बंदा कैसे, मतलब क्यों मोटिवेट होगा, या कौन से फैक्टर्स ऐसे जो उसे मोटिवेट करते हैं कि वो क्या करने लगता है, अपने काम को अच्छे तरीके से करना पसंद करता है। कहते हैं अगर उसको आपने अच्छे से कम्युनिकेट करा है, अच्छा टीम वर्क है, इंटरेस्ट, शोइंग इंटरेस्ट इन अदर्स, इन्वॉल्विंग अदर्स इन डिसीजन मेकिंग, ensuring the well-being of others, ensuring work is an interesting and non-repetitive है अगर नेचर में, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेल बीइंग मतलब दूसरों, जो हमारा बंदा है, हम उसकी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो उसे प्रमोट करेंगे, ठीक है, जो उसके ऊपर एक पॉजिटिव या अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। देखो कुछ तरीके के इम्पैक्ट्स हैं, जैसे इसमें शो किया हुआ है कि नॉर्म्स और ग्रुप कोहेसिवनेस के थ्रू हम मतलब किस तरीके का इम्पैक्ट बंदे के ऊपर पड़ रहा है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा या नो इम्पैक्ट होगा, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट और हाई पॉजिटिव इम्पैक्ट के केस में वो ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड होकर उस काम को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर पाएगा। तो ये एल्टन मायो ने दिया था कि कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं कि मोटिवेट होकर काम करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट आती है हमारी, यहाँ पे हमारी कंटेंट थ्योरीज ख़त्म होती है कि क्या क्या जो है मतलब कि वट मोटिवेट्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे आंसर होता है। लेकिन हमने बात करी प्रोसेस थ्योरीज़ की। प्रोसेस थ्योरीज़ क्या होती हैं कि हाउ डज़ अ पर्सन मोटिवेट्स, कैसे होता है, मतलब प्रोसेस थ्योरीज़। सबसे पहले आती है इसमें एडम्स इक्विटी थ्योरी। इसे डेवलप किया था जॉन स्टेसी एडम्स ने। अब देखो 2 हैं यहाँ पे, एक हम एडम स्मिथ को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, दूसरा है जॉन स्टेसी एडम्स। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्टेसी एडम्स की हो रही है, JS एडम्स की। 1963 में उन्होंने इक्विटी थ्योरी को डेवलप किया था। इसमें क्या बताया उन्होंने
कि एम्प्लॉयज सीक टू मेंटेन इक्विटी बिटवीन द इनपुट्स दैट दे ब्रिंग टू अ जॉब और आउटकम जो उनको मिल रहा है। देखो एक बंदा आपके यहाँ क्यों काम कर रहा है, वो आपका क्यों काम करके देगा, उसको जब ये लगेगा ना कि जो काम आप जितना काम उससे ले रहे हो उसके बदले में उतना ही उसको आउटपुट दे भी रहे हो, मतलब जितना इनपुट वो लगा रहा है उसके बदले में उसको जो आउटकम मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है वो भी उसका बराबर का है या नहीं है, तब तक वो काम नहीं करेगा। अगर उसको लगेगा ना कि नहीं मेरे को जितना मैं काम करता हूँ उसके हिसाब से कम मिलता है, तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। देखो, what I put into my job, time, effort, ability, loyalty, what I get from my job, पे, बोनस, पर्क्स, बेनिफिट्स, ये आउटपुट्स हैं, है ना। अगर पर्सन का आउटकम डिवाइडेड बाय पर्सन का इनपुट इज इक्वल टू अदर्स आउटकम और अदर के इनपुट से इक्वल है, तो मतलब दोनों सेम स्टेट पे चल रहे हैं, तो वो इक्विटी का स्टेज होगा। लेकिन अगर दूसरों का ज़्यादा है और हमारा है वो कम है, तो नेगेटिव इनइक्विटी क्रिएट होगी, ठीक है। और अगर जो पर्सन का ज़्यादा है और दूसरा, तो हमें अच्छा लगेगा, हमें पॉजिटिव इनइक्विटी क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये एडम्स की जो जॉन स्टेसी एडम्स ने अपनी थ्योरी दी थी उसको क्लियर करता है। नेक्स्ट है हमारी विक्टर रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, देखो, पर्सन एक्सर्ट्स वर्क एफर्ट ताकि वो टास्क परफॉर्मेंस अचीव कर सके एंड रियलाइज वर्क रिलेटेड आउटकम्स। क्या बोला, एक्सपेक्टेंसी है कि कैन आई अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ टास्क परफॉर्मेंस। ये क्या कर रहा है, आपके एफर्ट और परफॉर्मेंस में, जो कि किसी एफर्ट एंड परफॉर्मेंस ऑन अ टास्क के बीच एक लिंक बनाता है। लिंक बिटवीन टास्क परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं। देखो, दो तरीके की रिलेशन बन रही है यहाँ पे। एक में बन रही है एफर्ट की, किसके साथ में, परफॉर्मेंस के साथ में, जिसे हम एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। जब परफॉर्मेंस की आउटकम के साथ में या रिवॉर्ड के साथ में बनती है तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी बोलते हैं। और जो मिलकर क्या बनाता है, मतलब जो उसके बाद क्या बनता है, वो आती है हमारी वैलेंसी। मोटिवेशन, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वैलेंस, ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड होती है। कौन से तरीके से, मल्टीप्लिकेटिव फैशन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मोटिवेशन कैसे होता है, मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड इंटू में वैलेंस। तब उसको क्या मिलेगा, उसकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंडर मोटिवेशन इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। मतलब कि अगर ये तीनों चीज़ें कम होगी तो मोटिवेशन भी कम होगा, अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होंगी तो मोटिवेशन भी ज़्यादा होगा। मतलब एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी और बैलेंस तीनों ही ज़्यादा होंगी तो बेटर है, कम होगी तो लो मोटिवेशन काउंट होगा, ठीक है। तो ये विक्टर रूम ने दी थी। नेक्स्ट है हमारी टेलर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैनेजर्स शुड मेंटेन क्लोज कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर देयर एम्प्लॉयज़। Autocratic style of management, managers make all decisions themselves. Theory X approach to workers believe that workers क्या होते हैं, lazy होते हैं। देखो, X मतलब जो काम करना बिलीव नहीं करते, बेकार बंदे, है ना, डिसलाइक करते हैं वर्क को। तो वो उनको कैसे कर सकते हैं, उनको सिर्फ मनी से मोटिवेट किया जा सकता है। मोटिवेट वर्कर्स यूजिंग पीस रेट पेमेंट सिस्टम, मतलब कुछ पेमेंट सिस्टम है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जितना आप काम करोगे उतना आपको प्रोड्यूस मिलेगा, यानी कि उनके इंसेंटिव्स पे बेस कर दो तो उनको ऑटोमेटिकली काम की तरफ मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये थी हमारी टेलर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बंडूराज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखो, बंडूरा बिलीव करते थे कि एक पर्सन का सेल्फ मोटिवेशन एक अफेक्टिव स्टेट है एंड एक्शन बेस होते हैं मोर ऑन दे बिलीव व्हाट दे बिलीव। कौन सी है, देखो, पर्सन का लेवल ऑफ मोटिवेशन अफेक्टिव स्टेट का होता है और उसके एक्शन जो है हमारे, मतलब उस बंदे के, वो उसके इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो किस बात पर यकीन करता है। बंडूरा बिलीव करता है दैट मोटिव्स इंक्लूड पास्ट री इन्फोर्समेंट और मोर ट्रेडिशनल बिहेवियरिज्म। द प्रॉमिस ऑफ री इन्फोर्समेंट ऑफ इंसेंटिव की उसको मिलने वाला है, एंड ऑल्सो जो री इन्फोर्समेंट या मॉडलिंग है उससे, मतलब सेल्फ एफिकेसी की बात कर रहा है। और जो पूरा और ओवरऑल अगर हम मिलाते हैं सेल्फ एफिकेसी की, देखो, सेल्फ एफिकेसी मतलब कहाँ से मिलती है, अगर इनएक्टिव मास्टरी है, यानी कि देखो डेवलप कैसे होती है सेल्फ एफिकेसी। एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंट हो रहे हैं इतना कि काम को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएँ। कैसे, जब मास्टरी हो जाए, परफॉर्मेंस का आउटकम है वो बार बार करने के कारण उस पर्टिकुलर चीज़ में हमें मास्टरी अटेन हो जाए। सेल्फ मॉडलिंग या एक्सपीरियंस के थ्रू, वर्बल परसुएशन के थ्रू, वर्बल एनकरेजमेंट जो है,
मतलब कि वर्बल परसुएशन का मतलब है कि आप मतलब एनकरेज कर रहे हो उसको वर्बली कि हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कुछ, ठीक है। फिजियोलॉजिकल अराउजल में क्या है, इमोशनल स्टेट में लाकर उसको, तो इन चीज़ों से क्या होता है, डेवलप होती है सेल्फ एफिकेसी, जिसके कारण उसके बिहेवियर या परफॉर्मेंस में चेंज आता है। अब देखो बंडूरा ने यही बोला कि अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन किससे आ रहा है, अफेक्शन से आ रहा है या एक्शन से आ रहा है, ठीक है। उसके एक्शंस भी इसी बात पर मतलब बेस्ड होते हैं कि वो किस बात पे यकीन करता है। तो उसके बिलीव्स और उसका जो पर्सन का लेवल है मोटिवेशन का, हमें वो पहचानने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही एक्ट करने की ज़रूरत है। अभी अगर हमें लगता है कि वो इमोशनली हम उसको कर सकते हैं तो उस वो तरीका अपना कर, अदरवाइज़ दूसरा क्या है कि वो किस चीज़ पे बिलीव करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसके एक्शंस को डिज़ाइन करके। नेक्स्ट है हमारी बी.एफ. स्किनर की री इन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसे कैरेट एंड स्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, अच्छा काम करोगे तो कैरेट है, बुरा काम करोगे तो स्टिक है, यानी कि पनिशमेंट है। अब पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है कि आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको कुछ अच्छी चीज़ें दे रहे हो। जब नया बिहेवियर ऐड पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज, देखो अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप क्या कर रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, अब री इन्फोर्समेंट भी दो तरीके की है। एक में आप क्या कर रहे हो, एक में तो आप नया बिहेवियर चाह रहे हो, उसके अंदर पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस ऐड कर रहे हो। एक में आप मतलब जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस को रिमूव करने के लिए आप री इन्फोर्स कर रहे हो, नेगेटिवली री इन्फोर्स कर रहे हो, ठीक है। पनिशमेंट में आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस दे रहे हो। यहाँ पे कंसिक्वेंसेस आपकी पॉजिटिव थी, यहाँ पे आपकी कंसिक्वेंसेस नेगेटिव हैं। नया बिहेवियर है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस का इस्तेमाल किया, जैसे कि कुछ अच्छा किया तो रिवॉर्ड दिया, है ना। यहाँ पे स्टिक, ये कैरेट है, ये स्टिक है। एक्सटेंशन में क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस को बिल्कुल रिमूव कर रहे हो, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे अब नीचे दिया है, री इन्फोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को बी.एफ. स्किनर ने दिया था और उसके एसोसिएट्स ने दिया था। ये थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो एक ऐसा फंक्शन है, बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स कंसिक्वेंसेस, कि क्या उसका रिजल्ट निकल कर आने वाला है, उसी के हिसाब से वो बंदा बिहेव करता है। ये थ्योरी पूरी तरह फोकस करती है कि एक इंडिविजुअल का जो कुछ भी काम है वो किस तरीके के एक्शन, मतलब क्या एक्शन उसके साथ होने वाला है जो उसको लग रहा है, वट टेक्स सम एक्शन, मतलब व्हेन ही टेक्स सम एक्शन, तो उसको जो माइंड में है टोटली वो उसी बात पे फोकस करता है कि भाई मेरे को क्या आउटकम मिलने वाला है। अगर उसको लगता है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे तारीफ़ मिलेगी, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, मुझे प्रॉपर इंसेंटिव दिए जाएंगे, तो वो पॉजिटिवली री होगा उस काम को करने के लिए। लेकिन अगर उसको पता है कि ऐसा ना करने पर मुझे पनिशमेंट मिलेगी या कुछ, तो वो करेगा तो सही, लेकिन नेगेटिवली री होगा, मतलब अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा। अगली है हमारी गोल सेटिंग थ्योरी, जो दी थी एडविन लॉक ने। डॉक्टर एडविन लॉक ने बहुत रिसर्च करी और लगभग 1960s में अपनी ये थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड बाय क्लियर गोल्स एंड अप्रोप्रिएट feedback regarding their achievement. Working towards a goal provided the motivation to reach that goal. मतलब अगर उन्हें पता हो कि उनको इस टारगेट पर पहुंचना है, उन्हें आज की डेट में इतना % सेल्स बढ़ानी है या इतनी सेल्स उन्हें करनी है, तो उनको जो गोल सेट हो गया उनका, वो उन्हें क्या करता है, ऑटोमेटिकली मोटिवेट करता है कि वो उस काम को अचीव करें, ठीक है। ही फाउंड दैट स्पेसिफिक एंड डिफ़िकल्ट गोल्स के कारण बेटर परफॉर्मेंस होती है। अगर वेग गोल्स रख दो जो कि बहुत इजी, या फिर बहुत इजी अचीव होने वाले गोल्स रख दो, तो उनके लिए उतना चैलेंज नहीं रहता और वो इतना मोटिवेट होकर काम नहीं करते। ये कहना था डॉक्टर एडविन लॉक का। तो इसी के साथ ही हमारी कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरी सारी फिनिश होती हैं, जिसके अंदर हमने मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, मैकलेलन की 3 नीड्स थ्योरी, मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी, ठीक है, एल्डरफो की ERG थ्योरी, मायो मोटिवेशन थ्योरी। प्रोसेस थ्योरीज़ में हमने एडम की इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी टेलर की, बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो B.F. स्किनर की है, एडविन लॉक की गोल सेटिंग थ्योरी, ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।